हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ कोल। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी फॉसिल फ्यूल्स की। हमने देखा था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और कैसे नेचर में इनका फॉर्मेशन होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट टाइप के फॉसिल फ्यूल को, दैट इज़ कोल। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कोल क्या होता है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है हमारे एनवायरनमेंट में और कैसे हम कोल के अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग पर्पसेस में यूज़ करते हैं। तो चलो जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कोल को, एक फॉसिल फ्यूल को। तो बेसिकली कोल क्या है? तो it is a hard black combustible mineral that consists mainly of carbon। क्या बोला है यहाँ पे कि हमारा कोल क्या है? एक हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल है। हार्ड मतलब मेटल्स जितना हार्ड तो नहीं है कि आप इसको कितना भी हैमर से बीट करो ये टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। मेटल्स हमारे बहुत हार्ड होते हैं कि कितना भी आप उनको हैमर से बीट कर लो वो टूटते नहीं हैं। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि हथौड़े या हैमर के लगातार वार से जो है वो फ्लैट होते जाते हैं और मेटल्स की अल्टीमेटली हमारे पास थिन शीट्स या फॉइल आ जाती हैं। इतना हार्ड नहीं होता है हमारा कोल, लेकिन हाँ इतना हार्ड इनफ है कि वो अपना एक शेप जो है ना वो अटेन कर ले। ठीक है, तो कोल हार्ड है, ब्लैक कलर का है, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा ब्लैक कलर का होता है कोल, और एक कंबस्टिबल मटेरियल है, यानी कि इसको आप जला सकते हो। फिर दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन, और अगर मैं पूछूं आपसे कि कार्बन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है तो आप बोलोगे कोल का, आप बोलोगे कार्बन। ठीक है, तो कोल में बेसिकली क्या पाया जाता है या मेनली क्या पाया जाता है, कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, तो आप बोलोगे कि मैम कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो कोल के बारे में इतनी चीज़ें हमें पता चल गई, अपीयरेंस के बारे में पता चल गई, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि कोल एग्जैक्टली पाया कहाँ जाता है। हम बोल रहे हैं कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे कोल है, तो कहाँ है? तो कोल इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस के बहुत नीचे। कितना नीचे? तो हज़ारों फीट नीचे क्या प्रेजेंट होती है? कोल माइंस, यानी कि कोल के रिजर्वॉयर्स, और उन्हीं कोल माइंस एंड कोल रिजर्वॉयर्स में प्रेजेंट होता है कोल, और इसी कोल को हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर लेकर के आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, इस स्टेटमेंट से हमको एग्जैक्टली कोल की लोकेशन पता चली है कि कोल पाया कहाँ जाता है। तो ये हमारे अर्थ के सरफेस के हज़ारों फीट नीचे पाया जाता है। हज़ारों फीट नीचे जो है कोल माइंस होती हैं, कोल रिजर्वॉयर्स होते हैं, जहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जाता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर लाया जाता है। अब सवाल ये है, लोकेशन तो हमें पता चल गई, अब सवाल ये है कि आखिर कोल इतने अजीबोगरीब जगह पे क्यों पाया जाता है? जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सब अर्थ के सरफेस के ऊपर हमको दिखाई देते हैं ना, हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, तो आखिर ये कोल को ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये अर्थ सरफेस के हज़ारों फीट नीचे पाया जाता है? तो कोल की जो इतनी वियर्ड लोकेशन है ना एग्जिस्टेंस की, इस बेसिकली इस वियर्ड लोकेशन का ना एक ही जवाब हो सकता है, और वो जवाब ये है क्योंकि कोल प्रोसेस या कोल की फॉर्मेशन की प्रोसेस ही ऐसी होती है। क्या बोला मैंने कि कोल जो आज के डेट में, जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि अर्थ के सरफेस के हज़ारों फीट नीचे पाया जाता है, तो कोल की जो इतनी वियर्ड लोकेशन है एग्जिस्टेंस की, तो ये इसका रीज़न क्या है? रीज़न है उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस, कि कोल कुछ बनता ही इस तरीके से है कि वो कहाँ पाया जाता है? अर्थ के सरफेस के हज़ारों फीट नीचे पाया जाता है। कैसे? चलो देखते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, है ना। अगर आपको याद हो, आपने देखा हो वो सेशन, तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और कैसे फॉसिल फ्यूल्स जो है बनते हैं। आज के सेशन में हम बात करते हैं कोल के ऊपर। कोल भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। तो अब हम बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं कि कोल के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे कोल बनता है। तो इसके लिए हमें जाना होगा बहुत पहले, ठीक है ना,
बहुत समय पहले की बात है। तो कितने समय पहले की ये बात है? तो अबाउट 320 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। ठीक है, बहुत पुरानी बात है ये। उस समय क्या होता था कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि प्लांट्स होते थे, ट्रीज़ होते थे, है ना, और पानी होता था, स्वाम्स वगैरह होते थे, स्वाम्स वगैरह, ठीक है, और उसके आसपास वेटलैंड्स होते थे, यानी कि दलदल वगैरह होता था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 320 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि अपना कौन सा वाला पीरियड? कार्बोनीफेरस पीरियड। ठीक है, तो कार्बोनीफेरस पीरियड में हम बोलते थे कि प्लांट्स होते थे, ट्रीज़ होते थे, पानी होता था, वेटलैंड्स होते थे, दलदल वगैरह होते थे। अब हुआ क्या? प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये लिविंग क्रिएचर्स हैं, तो कभी ना कभी ये ग्रो करते करते मैच्योर भी होंगे, बूढ़े भी होंगे। बूढ़े होने के बाद हम बोलते हैं कि ये मर भी जाएंगे। तो हुआ क्या? अगर इस चीज़ को मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं कि जैसे कि ये क्या है, आपका एक स्वाम्प है, यानी कि पानी वाला एरिया है, वाटर है यहाँ पे, ठीक है, और उसके आसपास का जो एरिया है वो क्या है? एक वेटलैंड है, यानी कि एक दलदल है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? कुछ पेड़ हैं, पेड़ को हम पर्पल कलर से बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? पेड़ हैं, और छोटे छोटे से पौधे भी हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये पानी है, आसपास का एरिया वेटलैंड है, दलदल है, उसके आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ना सिर्फ आसपास बल्कि दूर दूर भी क्या लगे हुए हैं? काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। भाई पहले के ज़माने में जंगल बहुत हुआ करते थे। आजकल है कि जंगलों को काट काट करके जो है ना इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, रेसिडेंशियल एरियाज़ बनाए जाते हैं। पहले के ज़माने में तो, और वो भी 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है ये, तो जंगल ही जंगल होते थे, डेंस फॉरेस्ट होते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि पानी के आसपास, दलदल के आसपास जो पेड़ पौधे लगे होते थे वो कभी ना कभी ग्रो करते करते मैच्योर होते थे, और मैच्योर होने के बाद में बूढ़े हो जाते थे और मर जाते थे। तो मरने के बाद ये जाते कहाँ थे? इन्हीं दलदल और इन्हीं पानी के अंदर जाकर के डूब जाते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे ये डूबे, पानी के अंदर गए, इनके ऊपर आप बोल सकते हो कि सॉइल, और जैसे कि मैंने बोला कि पानी के आसपास क्या है? दलदल वगैरह भी है ना। तो जैसे ये पानी के अंदर जाकर के गिरे, डूबे, तो इनके ऊपर सॉइल, और हम बोलते हैं कि मड वगैरह की जो लेयर है वो आ जाती थी, मिनरल्स की लेयर जो है एक आ जाती थी। फिर इसके बाद में इनकी जगह पे, अब जब ये मरे हैं, है ना, जब इनकी डेथ हो गई है, मतलब ये अपनी जगह से हट गए हैं, हटने के बाद गए कहाँ? गए पानी में जाकर के डूब गए। तो जहाँ पे ये थे वो वाली जगह खाली हो गई ना, तो अब उस जगह पे और नए पौधे और नए ट्रीज़ जो है ना वो ग्रो कर जाएंगे। वो भी क्या होंगे? एक लाइफ स्पैन तक जो है ना जिएंगे, इसके बाद में उनकी भी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद में जो डेड प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो हम बोलते हैं कि दोबारा से इसी पानी के अंदर, इसी दलदल के अंदर जाकर के फंस जाएंगे, डूब जाएंगे। डूबने के बाद में क्या होगा? उनके ऊपर सॉइल और मड और मिनरल्स की जो है एक लेयर आ जाएगी। अच्छा, ये तो बात हुई किसकी? ये उन वाले पेड़ और पौधों की बात हुई जो कि ये जो स्वाम्स और जो वेटलैंड है, दलदल है, उसके पास रहते थे। और इनसे दूर, इस पानी और इस दलदल से दूर जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते थे, उनका क्या होता था? तो भाई आप सभी ने सुना होगा ना कि नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं, कुछ नेचुरल फिनोमेना होता है, वोल्केनोज इरप्शन होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ नेचुरल फिनोमेना के कारण जो दूर दराज के पेड़ और ट्रीज़ होते थे वो भी जो है इसी पानी में आकर के डूब जाते थे। जैसे कि ये पानी है, इसमें बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के कारण क्या हुआ? दूर इलाकों के जो पेड़ पौधे थे वो भी इस पानी में अंदर आकर के समा गए। ठीक है ना, पेड़ जो है अपनी जड़ों से उखड़ गए, और उखड़ने के बाद इस पानी में आकर के डूब गए। डूबेंगे तो क्या होगा? सॉइल, मड और मिनरल की जो लेयर है इनके ऊपर भी आकर के जमती जाएगी। अब ये जो प्रोसेस है ये चलती जाएगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 100 साल, है ना, 1000 साल, ये प्रोसेस चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। इसका मतलब क्या कि नए नए पेड़ पौधे, ट्रीज़ जो है उगते जाएंगे, और ये जो पुराने वाले ट्रीज़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो पानी और दलदल में जाकर के डूबते जाएंगे। उनके ऊपर सॉइल, मिनरल और आप बोल सकते हो कि मड की जो लेयर है वो चढ़ती जाएगी। ये प्रोसेस होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और कई सालों तक ये जो है प्रोसेस चलती ही रहेगी। अल्टीमेटली होगा क्या? बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ जाकर के डिपॉजिट हो रही है ना, मैंने आपको क्या समझाया कि पेड़ पौधे जो पेड़ पौधों की जो डेड बॉडीज़ हैं, है ना, पेड़ पौधे मर चुके हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो जाकर के पानी में और दलदल में जाकर के डूब रही है ना। तो बेसिकली वो जो डेड बॉडीज़ हैं उनका क्या होगा? उनका डिकम्पोजिशन होगा। मैंने आपको क्या समझाया था? हमेशा
पहले भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको समझाया है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डिकम्पोज ना हो। हर एक चीज़ का डिकम्पोजिशन जो है ना, आप बोल सकते हो कि पॉसिबल है। अब डिपेंड करता है कि वो सिंथेटिक है या वो नेचुरल है। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो भी हम बोलते हैं वो तो हमेशा ही डिकम्पोज होती हैं। हाँ, लेकिन टाइम ज़रूर लग सकता है इसमें, लेकिन हाँ, डिकम्पोजिशन ज़रूर होगा। अब हुआ क्या कि ये जो डेड प्लांट्स और ट्रीज़ थे, है ना, जब वो जिंदा थे तब तो ठीक है, जब वो मर गए तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनका जो है डिकम्पोजिशन शुरू हुआ। सपोज़ एक ये पेड़ है और ये पेड़ जो है जाकर के पानी में कुछ इस तरीके से डूब गया, ठीक है। इसके ऊपर हम बोलते हैं कि सॉइल वगैरह की लेयर आ गई। अब जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, इस मरे हुए पेड़ को, यानी कि जो पेड़ का जो डेड बॉडी है उसका क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे। अब इतने में क्या हुआ, इतने में हम बोलते हैं कि दूसरा पेड़ आकर के गिर गया, एक हम बोलते हैं कि तीसरा पेड़ आकर के गिर गया, कुछ और पौधे वगैरह भी आकर के गिर गए। अब जो ये नए पौधे आकर के गिरे हैं पानी में, इनके ऊपर फिर से हम बोलते हैं कि एक सॉइल की लेयर आ गई और ये प्रोसेस चलती गई। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो लेयर्स बनी है ना प्लांट की डेड बॉडीज़ के ऊपर, सॉइल की, मड की, और हम बोलते हैं कि सैंड वगैरह की, सैंड तो नहीं, हाँ, मिट्टी, मड और ये सब, इसके कारण क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट था किससे, डेड बॉडी से, वो टूट गया। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इनिशियली क्या हुआ था, जो डेड बॉडीज़ थी प्लांट की, उनका डिकम्पोजिशन चल रहा था, ऐसा नहीं कि उनका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उनके ऊपर और फर्दर जो है ना मरे हुए प्लांट की जो डेड बॉडीज़ हैं वो आ गई, उनके ऊपर और मिट्टी की, सॉइल की, मड की, मिनरल्स की लेयर आ गई, और इस तरह की लेयर्स आते आते अल्टीमेटली ये हुआ कि इतनी सारी लेयर्स आ गई कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट ही टूट गया डेड बॉडीज़ का, प्लांट की डेड बॉडीज़ का, जिसके कारण जो प्लांट की डेड बॉडीज़ हैं उनका जो डिकम्पोजिशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और अगर कंप्लीट नहीं हो पाया इसका मतलब क्या, कि कुछ पोर्शन प्लांट की डेड बॉडीज़ का कुछ पोर्शन रह गया डिकम्पोजिशन होते हो, उसका वो बेसिकली डिकम्पोज होते होते रह गया, है ना। तो ये जो प्लांट की डेड बॉडीज़ का ये वो वाला पोर्शन है जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाया, उसे हम प्लांट का क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लांट के डेड रिमेन्स। कि उनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल था, होने ही वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी लेयर्स आ गई सॉइल की, मिनरल्स की, डेड प्लांट्स की, कि ऑक्सीजन से जो है ना कांटेक्ट ही टूट गया, जिसके कारण डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली डिकम्पोजिशन की प्रोसेस नहीं कर पाए और डेड प्लांट्स की जो डेड बॉडीज़ हैं उनके कुछ पार्ट्स का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया। और ऐसे पार्ट्स को जिनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया डेड बॉडीज़ की, उसको हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन्स कह देते हैं। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या, कुल मिलाकर के हमारे पास प्लांट के डेड रिमेन्स आ चुके हैं। इतना सीन समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमारे पास पानी के अंदर मतलब क्या, अर्थ सरफेस के नीचे ही, है ना। तो पानी के अंदर हम बोलते हैं कि दलदल के अंदर प्लांट के डेड रिमेन्स आ चुके हैं। अब ये जो डेड रिमेन्स हैं, ठीक है, इन डेड रिमेन्स में हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर होता है। इतना समझ में आया, जो डेड रिमेन्स अभी बने हैं हमारे पास उनके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब हुआ क्या, क्योंकि ये जो प्लांट मैटर है, क्योंकि अब वो आप बोल सकते हो कि पूरे प्लांट्स तो रह नहीं गए हैं, थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन तो उनका हो ही चुका था ना। तो ये जो प्लांट मैटर सॉइल और मिट्टी के लेयर के बीच में आकर के दब गया है, अब ये जो प्लांट मैटर है बेसिकली ये अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, किसमें, एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में, जिसको हम बोल देते हैं क्या, कोल। क्या आप इस चीज़ को समझ पाए कि 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो प्लांट्स और जो ट्रीज़ एग्जिस्ट करते थे, जैसे ही उनकी डेथ हुई तो उन प्लांट्स के आसपास जो पानी रहता था, जो दलदल रहता था, उसमें जाकर के वो डूब जाते थे। डूबने के बाद उनके ऊपर सॉइल, मड और मिनरल्स की लेयर जो है चढ़ती जाती थी। इसके बाद में और प्लांट्स मरे, वो भी आकर के पानी में डूब गए, उनके ऊपर भी सॉइल, मिनरल्स और मड की लेयर चढ़ गई। फिर और प्लांट्स आए, उनके ऊपर भी सॉइल, मिनरल और मड की जो है ना लेयर चढ़ती गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है चलती गई। अल्टीमेटली ये हुआ कि नीचे जो लेयर्स थी
प्लांट की डेड बॉडीज़ की, उनका जो कांटेक्ट था एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो टूट गया, जिसके कारण उनका जो डिकम्पोजिशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया और बेसिकली आपके पास क्या आ गए, प्लांट रिमेन्स आ गए, है ना, डेड रिमेन, प्लांट के डेड रिमेन्स आ गए। अब ये जो प्लांट के डेड रिमेन्स हैं जिनको हम प्लांट मैटर बोल सकते हैं, ठीक है, ये जो प्लांट मैटर है ये बेसिकली कहाँ है, ये हमारी अर्थ की सरफेस के नीचे है। अब अर्थ की सरफेस के नीचे हम बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, प्लस हम ये बोल रहे हैं कि इतनी सारी मिट्टी और मिनरल वगैरह की लेयर्स आ चुकी हैं कि इस प्लांट मैटर के ऊपर हम बोलते हैं कि प्रेशर भी पड़ रहा है। प्लांट के जो डेड रिमेन्स बचे हैं उनको मैं प्लांट मैटर बोल रही हूँ, अभी इसको आप समझिएगा, ठीक है, प्लांट के डेड रिमेन्स को मैं बोल रही हूँ प्लांट मैटर। अब ये प्लांट मैटर है कहाँ, ये अर्थ सरफेस के नीचे है। अर्थ सरफेस के नीचे टेम्परेचर हाई होता है, प्लस हम बोल रहे हैं कि इतनी सारी लेयर्स हैं सॉइल की, मड की, इस प्लांट मैटर के ऊपर कि जिसके कारण प्लांट मैटर के ऊपर प्रेशर हम बोलते हैं कि ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन की एब्सेंस के कारण ये जो प्लांट मैटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एक सब्सटेंस में, जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं क्या, कोल, ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, कोल बोल देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ना कि प्लांट मैटर की कोल में कन्वर्जन की, या एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि प्लांट मैटर जो है कोल में कन्वर्ट हो रहा है या कोल का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द प्लांट मैटर, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। अब कोल के लिए हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये क्या होता है, एक कंबस्टिबल मिनरल होता है, यानी कि इसको आप जला सकते हो, और अगर आप किसी चीज़ को जलाओगे तो क्यों जलाओगे, डेफिनेटली आपको उसका कुछ काम होगा, ऐसी थोड़ी ना कि हम बेवजह किसी भी चीज़ को जाकर के जला देते हैं, है ना। तो जब हम कोल को जलाते हैं तो डेफिनेटली हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सवाल ये है कि आखिर कोल के पास ये एनर्जी आई कैसे। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, 9th में 10th में, तो आप पढ़ोगे कि एनर्जी को जो है आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ना ही आप एनर्जी को कभी बना सकते हो। एनर्जी जो है हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। क्या आप इस चीज़ को समझे कि आप एनर्जी को ना कभी बना सकते हो, ना कभी आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप हमेशा उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आज की डेट में मैं कह रही हूँ कि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से जो बहुत पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते थे, है ना, बेसिकली वो पानी में और दलदल में जाकर के डूब गए, है ना, और उनके जो डेड रिमेन्स बचे, उन डेड रिमेन्स से क्या बना, कोल का फॉर्मेशन हुआ, और उस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से आज की डेट में हमारे पास जो कोल आया है, ये कोल क्या करता है, एनर्जी इससे हम डिराइव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि कोल क्या है, हमारे लिए एक फ्यूल है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप एनर्जी डिराइव करो वो क्या कहलाता है, एक फ्यूल कहलाता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि कोल क्या कर रहा है, कोल को जला करके हम उससे एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, इसका मतलब क्या कि हमारा कोल भी क्या है, एक फ्यूल है। तो सवाल ये है कि आखिर कोल के पास एनर्जी कहाँ से आती है, क्यों हम बोल रहे हैं कि कोल को जलाने के बाद हम एनर्जी ले सकते हैं उससे, कोल के पास कहाँ से आ गई इतनी एनर्जी। तो कोल के पास एनर्जी आती है उस प्लांट मैटर से जिससे कि वो बना हुआ है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया था कि कोल के पास मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। तो कोल के पास कार्बन आया कहाँ से, कोल के पास कार्बन इसीलिए आया क्योंकि जिस प्लांट मैटर से वो बना है, जिस प्लांट के डेड रिमेन से वो बना है, उस डेड रिमेन्स में क्या था, कार्बन था। अब कार्बन मेरी बॉडी में भी है, आपकी बॉडी में भी है, प्लांट की बॉडी में भी है, जितने भी एनिमल्स आपको अपने आसपास दिखते हैं सबकी बॉडी में कार्बन कार्बन होता ही होता है। कार्बन को इतने हल्के में हम नहीं ले सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में हमने अलग अलग टाइप के जो है ना एलिमेंट्स देखे थे, वहाँ पे हमने कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर भी बात करी थी। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। वर्सेटाइल होने का मतलब क्या है कि हर कहीं आपको जो भी कंपाउंड दिखाई देते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं कार्बन ज़रूर मिलेगा, यानी कि कार्बन जो है कई तरह के कंपाउंड्स बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्या बोला मैंने कि कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मेरी बॉडी में भी कार्बन है, आपकी बॉडी में भी कार्बन है, जो भी आपको चीज़ें, जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं आसपास, सबकी बॉडी में क्या है, कार्बन ही कार्बन है।
तो 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो प्लांट्स और ट्रीज होते थे उनके पास भी कार्बन होता था। जब वो पेड़ पौधे मरे और पानी और दलदल में जाकर के डूबने के बाद में बेसिकली उनका डिकम्पोजिशन हुआ। डिकम्पोजिशन लेयर हम बोलते हैं कि कंप्लीट नहीं हो पाया और उन प्लांट्स से क्या बन गए, डेड रिमेन्स बन गए। उन डेड रिमेन्स के अंदर भी क्या था, कार्बन था। ठीक है, बेसिकली, और यही कार्बन प्लांट रिमेन्स के पास, प्लांट के जो डेड रिमेन्स थे उनके पास क्या था, कार्बन था। और इन्हीं डेड रिमेन्स से जब कोल का फॉर्मेशन हुआ तो इस कोल के अंदर भी क्या आ गया, कार्बन आ गया। और यही कार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोल जो है ना उसको हम एज अ फ्यूल आज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि क्यों कोल के पास कार्बन है, क्योंकि जिस प्लांट के डेड रिमेन से वो बना था कोल, उस डेड रिमेन के पास, उस प्लांट के पास क्या था, कार्बन था। प्लांट के पास कार्बन था जिसके कारण उसके डेड रिमेन्स के पास कार्बन आया और डेड रिमेन से ही क्या बना, कोल बना। तो कोल में भी क्या आ गया, कार्बन आ गया। तो आज कोल के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आई है, वो एनर्जी आई है डेड रिमेन से। प्लांट के डेड रिमेन्स के पास एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि प्लांट जो उस समय जीते थे, उस समय जो जीवित थे, है ना, 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में जो प्लांट्स और ट्रीज थे उनके पास एनर्जी थी, पेड़ और पौधों के पास। जब वो मरे, जब वो डेड बॉडीज में वो कन्वर्ट हुए तो वो एनर्जी उनके अंदर क्या रह गई, आप बोल सकते हो कि प्रिजर्व्ड रह गई। फिर उन प्लांट बॉडीज से क्या बने, डेड रिमेन्स बने। तो उन डेड रिमेन्स में भी वो एनर्जी क्या थी, प्रिजर्व्ड थी। फिर उन डेड रिमेन्स से जब कोल का फॉर्मेशन हुआ तो कोल के अंदर भी क्या आ गई, वो एनर्जी आ गई। और जब आप कोल को जलाते हो तो एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। तो ये जो एनर्जी की साइकिल है ना, ये उतनी पुरानी है कि 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में जो प्लांट और ट्रीज एग्जिस्ट करते थे उनके पास उनकी बॉडी में एनर्जी होती थी। जब वो मरे, जब उनकी डेड बॉडीज बनी तो एनर्जी उन डेड बॉडीज के अंदर गई। उन डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके कारण उन डेड बॉडीज के क्या बने, डेड रिमेन्स बचे। उन डेड रिमेन्स के अंदर वो एनर्जी आ गई, एनर्जी प्रिजर्व्ड रही। इन डेड रिमेन्स से जब कोल का फॉर्मेशन हुआ तो डेड रिमेन से एनर्जी कहाँ चली गई, कोल में चली गई। और कोल को जब आप जलाते हो, जब आप उसका कंबशन करते हो तो एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है और इसी एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हो कई जगह। बिजली बनवानी है तो कोल को जला दिया, इंजन चलाना है तो कोल को हमने जला दिया। अगर कोई हैवी मशीनरी या आप बोल सकते हो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को जो है ना, टरबाइन वगैरह जो है ना चलाना है तो हमने कोल को जो है जला दिया। क्यों, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा मिलती है ना, इस वजह से। इतना समझ में आया आप सभी को? तो बेसिकली अब ये आपको समझ में आया कि क्यों जो है ना हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। हमको ये पता करना था कि आखिर कोल जो है इतने अजीबोगरीब जगह क्यों पाया जाता है ना, कि अर्थ सरफेस के हज़ारों फीट नीचे पाया जाता है। तो हज़ारों फीट नीचे इसलिए पाया गया क्योंकि उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस ही ऐसी थी कि इतने सालों पहले जो भी प्लांट्स और ट्रीज थे वो सब मरते गए, पानी और दलदल में फंसते गए, डूबते गए, उनके ऊपर सॉइल की लेयर चढ़ती गई और इतनी चढ़ी कि जो डेड रिमेन्स, जो प्लांट रिमेन्स थे वो अर्थ के सरफेस के कई हज़ारों फीट नीचे जो है ना रह गए। ठीक है, पानी में वो डूबते गए, उनके ऊपर सॉइल, मड और मिनरल की लेयर, जैसे कि डेड रिमेन्स हैं, इनके ऊपर सॉइल, मिनरल और मड की जो है लेयर चढ़ती गई और अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो डेड रिमेन्स थे ये हमारे अर्थ के सरफेस के हज़ारों फीट नीचे रह गए। ठीक है, अब इतने हज़ारों फीट नीचे रह गए डेड रिमेन्स, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इतने हज़ारों फीट नीचे, अर्थ के सरफेस के हज़ारों फीट नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और प्लस इतने नीचे हैं ये डेड रिमेन्स अर्थ सरफेस के कि इन डेड रिमेन्स के ऊपर प्रेशर भी बहुत पड़ता है, क्योंकि भाई इतनी सारी सॉइल की लेयर आ चुकी हैं तो इतनी सारी लेयर्स का प्रेशर भी तो पड़ेगा ना डेड रिमेन्स के ऊपर। तो क्योंकि ये डेड रिमेन्स अर्थ के सरफेस के कई हज़ारों फीट नीचे हैं और इतने हज़ारों फीट नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत पड़ता है इन डेड रिमेन्स के ऊपर, जिसके कारण in the absence of oxygen ये dead remains under high pressure and high temperature चेंज हो जाते हैं किसमें, सब्सटेंस में, जिसको हम कहते हैं कोल। और फिर ये जो डेड रिमेन्स हैं ये कोल में जो है कन्वर्ट हो गए। ये डेड रिमेन्स हैं, ये डेड रिमेन्स कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन।
ठीक है। और ये जो कोल आया है आपके पास, इसी को फिर हम क्या करते हैं, जो आपकी अर्थ सरफेस के नीचे है बेसिकली ये, है ना, अर्थ सरफेस के अंदर जा कर के इनको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस पूरे जो भी मैंने आपको उस कोल के फॉर्मेशन की प्रोसेस बताई है, ये पूरी प्रोसेस किस में इन्वॉल्व थी, मैं आपको बताना चाह रही थी कि एग्जैक्टली कोल इतनी वियर्ड लोकेशंस पे क्यों पाया जाता है, क्यों कोल माइंस, क्यों कोल रिजर्वॉयर्स अर्थ के सरफेस के हज़ारों फीट नीचे पाए जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ही उनका ऐसा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कोल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, अपने आप प्रकृति ने बनाया है, हमने नहीं जाकर के उसको जो है ना बनाया, है ना। तो कोल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, और नेचर जैसे बनाएगी कोल को, हमको वैसा ही उसको जो है ना आप बोल सकते हो कि बनने देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि यार कोल तो जो है ना उसको उसके एक्सट्रैक्शन में जो है ना बहुत मेहनत जाती है, तो एक काम करते हैं, अब की बार जो कोल का फॉर्मेशन होगा वो हम अर्थ की सरफेस पर ही करा लेंगे, तो उसका जो एक्सट्रैक्शन का जो खर्चा है, जो मेहनत है, वो बच जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मदर नेचर जैसा कोल को बना रही है, जिस प्रोसेस से वो बना रही है, वो वैसे के वैसे ही बनेगा। सॉर्टेड। आई होप कोल के बारे में आपको अब थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई होगी कि कोल होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, और उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है। कोल एक नेचुरल रिसोर्स तो है ही, लेकिन कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल भी है। फॉसिल फ्यूल क्यों है? फ्यूल तो इसीलिए है क्योंकि कोल से हम क्या करते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं। ये फॉसिल फ्यूल क्यों है? क्योंकि कोल आखिर बना किससे है? कोल एक फ्यूल है, और ये फ्यूल बना किससे है? फॉसिल से ही तो बना है। प्रीवियस सेशन में हमने फॉसिल्स के ऊपर डिस्कशन किया था ना कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स हम बोलते हैं कि बहुत समय पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, उन ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी के जो डेड रिमेन्स हैं, जो कि प्रिजर्व्ड हैं, कंप्रेस्ड हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। आई रिपीट कि बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, उन ऑर्गेनिजम्स की जो डेड रिमेन्स है, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स मरे, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनका कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, जिसके कारण उन ऑर्गेनिजम्स के क्या रह गए? कुछ डेड रिमेन्स रह गए। यही डेड रिमेन्स प्रिजर्व्ड रहे, बचे रहे, और हाई प्रेशर के कारण कंप्रेस्ड रहे। तो ऐसे ही प्रिजर्व्ड एंड कंप्रेस्ड डेड रिमेन्स को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। तो क्योंकि कोल कैसे बना है, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह रहते थे, है ना, तो उनका बेसिकली हम बोलते हैं कि वो मर गए, उनकी डेड बॉडीज आई, कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, और उनके क्या रह गए? कुछ डेड रिमेन्स रह गए। तो 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो प्लांट्स और ट्रीज़ एग्जिस्ट करते थे, उन प्लांट्स और ट्रीज़ के जो डेड रिमेन्स हैं, उन डेड रिमेन से कोल का फॉर्मेशन हुआ है, और इस डेड रिमेन को ही तो हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। तो इस फॉसिल से क्योंकि कोल बना है, कोल क्या है? एक फ्यूल है, इसलिए कोल कहलाता है फॉसिल फ्यूल। लिंक समझ में आई कि 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो प्लांट्स और ट्रीज एग्जिस्ट करते थे, उनके हम बोलते हैं कि डेड रिमेन्स आए। इन डेड रिमेन्स को ही हम कहते हैं फॉसिल्स, और इन डेड रिमेन्स से ही क्या बना है? कोल बना है। कोल क्या कहलाता है? फ्यूल कहलाता है। तो कोल फ्यूल क्यों बना? क्योंकि डेड रिमेन्स थे, डेड रिमेन्स को हम कहते हैं फॉसिल। तो इसलिए कोल क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल, क्योंकि कोल एक फ्यूल तो है, लेकिन वो बना किससे है? डेड रिमेन से, फॉसिल से, इसीलिए वो कहलाता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थोड़े और आगे की, कि इन इंडिया कोल इज़ फाउंड मेनली इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। बेसिकली मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह में सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि कोल माइंस वगैरह होती हैं, ठीक है ना, कोल रिजर्वॉयर्स वगैरह हैं। कोल इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन आवर कंट्री एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। कोल हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री में अबंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, और ये हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री का, इंडिया का एक मेजर एनर्जी, या बोल सकते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? अब यही वाली वो जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई है कोल के फॉर्मेशन की, वही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, तो जल्दी से हम इन सभी चीज़ों को एक बार रीड कर लेते हैं। हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, कैसे बना था कोल? तो कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरिड अंडर द अर्थ अबाउट 320 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इस पॉइंट को जो है ना आप चाहो तो स्टार मार्क कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कोल कैसे बना? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स।
लैंड मतलब कि धरती, मतलब कि हम सबको पता है कि अर्थ का जो सरफेस है उसमें पानी भी होता है और हम बोलते हैं कि लैंड पोर्शन भी होता है। तो लैंड पे है ना, लैंड पोर्शन में उगने वाले जो पेड़ पौधे थे उनके डिकम्पोजिशन से हम बोलते हैं कि कोल बना है। क्योंकि आगे जब हम पेट्रोल और नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से ही बने हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेकिन वहाँ पे किसी और चीज़ का डिकम्पोजिशन हुआ है। ठीक है, तो coal was formed by the decomposition of large land plants and trees buried under the earth about 320 million years ago. About 320 million years ago, the earth had dense forest and many plants surrounded by swamps and wetland. है ना, बहुत सारे दलदल और पानी से सराउंडेड हम बोलते हैं कि या ये बोल सकते हो कि दलदल होते थे, पानी होता था और उनको सराउंड करने वाले बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट होते थे। Due to the death of trees and natural processes like earthquakes, volcanoes and floods etc., they got buried under the water. या तो नेचुरल डेथ हो गई जिसके कारण हम बोलते हैं कि पेड़ पौधे जो है टूट टूट के या ज़मीन से उखड़ के जो है पानी में गिर गए, या फिर जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं, नेचुरल फिनोमेना होते हैं, फ्लड्स वगैरह, उनके कारण जो पेड़ हैं वो पानी में आकर के समा गए। लेयर्स ऑफ सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर दिस प्लांट मैटर, और इस प्लांट मैटर के ऊपर बहुत सारी सॉइल की लेयर जो है डिपॉजिट होती गई। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रीज सिंकिंग इनटू वाटर एंड गेटिंग कवर्ड बाय सॉइल कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेस थी ट्रीज के डूबने की पानी के अंदर और कवर होने की बाय द सॉइल मिनरल, ये हम बोलते हैं कि कई सालों तक चलती रही। दीज लेयर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कवर्ड द प्लांट मैटर कम्प्लीटली। अब हुआ क्या कि जैसे कि आपके पास ये क्या था, प्लांट की एक लेयर थी, इसके ऊपर हम बोलते हैं कि सॉइल की बहुत सारी लेयर आ गई है ना, और हम बोलते हैं कि पानी की बहुत सारी लेयर आ गई। तो इस पानी और सॉइल की लेयर के कारण हुआ क्या कि जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन थी उसका जो कांटेक्ट था इस प्लांट मैटर के साथ, वो क्या हो गया, टूट गया। दीज लेयर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कवर्ड द प्लांट मैटर कम्प्लीटली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कांटेक्ट ऑफ प्लांट मैटर विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गॉट डिसकंटिन्यूड। Therefore, some decomposition of the plant matter did not अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया कि therefore complete decomposition of plant matter did not occur। तो जो प्लांट मैटर जो फंसा रह गया पानी के अंदर उसका complete decomposition नहीं हो पाया। As more soil deposited over them, pressure increases and they got compressed। और ज़्यादा हम बोलते हैं कि सॉइल और पानी की लेयर जमती गई इन प्लांट मैटर के ऊपर, जिसके कारण उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ गया और वो कंप्रेस हो गए। कौन वो, तो हमारा प्लांट मैटर। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे वो गहराइयों में, भाई गहराई मतलब क्या कि जैसे कि आपके पास ये प्लांट मैटर था, इसके ऊपर हम बोलते हैं कि एक ये वाली सॉइल की लेयर थी, अब मैंने बोला कि इसके ऊपर और एक सॉइल की लेयर आ गई है ना, इसके ऊपर और एक सॉइल की लेयर आ गई, उसके ऊपर और, उसके ऊपर और, उसके ऊपर और। तो होता क्या गया कि ये जो प्लांट मैटर है ये अर्थ के सरफेस के और नीचे 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 जाता गया है ना, डीपर लेयर्स में पहुंच गया। तो इतने डीपर लेयर्स में टेम्परेचर ज़्यादा और प्लस सॉइल की इतनी सारी लेयर्स के नीचे है, तो जिसके कारण प्रेशर भी ज़्यादा। तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द इनसाइड द अर्थ एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द बरिड फॉरेस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज वॉज स्लोली कन्वर्टेड। किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट्स, यानी कि वही प्लांट मैटर बरिड डीप अंडर द अर्थ हैव बिकम कोल, इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। आपके पास जो बहुत समय पहले जो प्लांट्स और ट्रीज हुआ करते थे उनके डेड रिमेन्स जो आ चुके हैं, कहाँ, अर्थ के सरफेस के काफ़ी ज़्यादा नीचे, तो वो जो डेड रिमेन्स जब कोल में कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। सिंस कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर कोल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। और क्योंकि कोल कहाँ से बना है, डेड रिमेन से बना है, डेड रिमेन्स को ही हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो क्योंकि कोल किससे बना है, फॉसिल से बना है, और कोल को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, इसीलिए कोल को हम कहते हैं अ फॉसिल फ्यूल। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे एक डायग्राम है, इससे समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो है कोल का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो कुछ इस तरीके से पेड़ वगैरह जो है ना होते थे 320 मिलियन ईयर्स अगो, पहले पेड़ होते थे, जंगली पौधे होते थे, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये मरते गए। मरने के कारण क्या हुआ, ये आप बोल सकते हो कि अर्थ की जो डीपर लेयर्स हैं उनमें जा कर के ये डिपॉजिट होते गए, इनके ऊपर सॉइल, पानी
और मिट्टी, इन सब की जो है ना लेयर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई और अल्टीमेटली देखो अंडर हाई प्रेशर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अंडर हाई प्रेशर एंड हीट, ये कोल में जो है ना कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे किस तरीके से प्लांट सारे जो है ना मरे हुए पौधे यहाँ पे जो है ना सब डिपॉजिट हो गए हैं और धीरे 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 क्योंकि प्रेशर बढ़ता गया सॉइल के लेयर्स का तो ये कंप्रेस होते गए और हाई टेम्परेचर हीट के कारण ये कोल में जो है कन्वर्ट हो गए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे क्या है, कोल कहाँ मिलता है, इंडिया में कहाँ कहाँ मेजर कोल माइंस वगैरह हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, वो हमने देख लिया, उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस देख ली। अब हम बात करते हैं कोल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखा जाए तो जैसे हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमने कोल के बारे में क्या पढ़ा कि इनका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है कोल का वो क्या है, कार्बन है। तो अकेले कार्बन ही क्यों है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, हम ये क्यों नहीं बोलते हैं कि कोल में जो है ना 50% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, बाकी कुछ अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं बोलते, क्यों हम हमेशा यही बोल रहे हैं कि कोल में हम बोलते हैं कि उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सबसे ज़्यादा अगर कोल में कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो वो है कार्बन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि प्लांट के डेड रिमेन से या प्लांट्स के जो फॉसिल्स हैं उससे कोल का फॉर्मेशन होता है, तो जब ये कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस के दौरान बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लांट मैटर के अंदर वो सब निकल जाते हैं और सिर्फ कार्बन रह जाता है। तो जिसके कारण प्लांट मैटर से जब कोल का फॉर्मेशन होता है तो कोल में सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं कि कार्बन ही रह जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट मैटर में कार्बन के अलावा कुछ था ही नहीं। मैंने आपको बताया ना कि अगर कोल के पास एनर्जी है तो वो एनर्जी क्यों है कोल के पास, क्योंकि जिन डेड रिमेन से वो बना है उनके अंदर वो एनर्जी प्रिजर्व्ड थी। डेड रिमेन्स के अंदर वो एनर्जी कहाँ से आई थी, क्योंकि प्लांट्स के पास, ट्रीज़ के पास जो है ना एनर्जी थी, और वही एनर्जी जब वो उनकी डेथ हुई प्लांट्स और ट्रीज़ की, उनकी डेड बॉडीज़ बनी, डेड बॉडी से डेड रिमेन्स बने, तो वो जो एनर्जी थी प्लांट्स और ट्रीज़ की वो एनर्जी आकर के प्रिजर्व हो गई, रह गई डेड रिमेन्स के अंदर। और इन्हीं डेड रिमेन्स से जब कोल बना तो कोल में वो पूरी की पूरी एनर्जी आ गई, और कोल को जब हम जलाते हैं तो एनर्जी जो है रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आज आप बोल रहे हो कि कोल के पास कार्बन है, तो कोल के पास ये कार्बन कहाँ से आया, ये कार्बन आया उसके पास डेड रिमेन से। डेड रिमेन्स के पास कार्बन थे, डेड रिमेन्स के पास कार्बन कहाँ से आया, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज के पास कार्बन था। तो प्लांट्स के पास कार्बन के अलावा भी कोई और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट थे, लेकिन हुआ क्या, जब कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस हुई, बेसिकली जब प्लांट्स की डेथ हुई तो कार्बन के अलावा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स और भी डेड रिमेन्स के अंदर आ गए। तो डेड रिमेन्स के अंदर कार्बन भी था और कुछ और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी थे। लेकिन जब इस डेड रिमेन से कोल का फॉर्मेशन हुआ, बेसिकली जब कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस हुई, तो इस प्रोसेस के दौरान बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो सब निकल जाते हैं और सिर्फ कार्बन रह जाता है। तो डेड रिमेन्स के पास तो थे, प्लांट्स के डेड रिमेन्स के पास कार्बन के साथ और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, लेकिन क्योंकि कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस हुई तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर निकल गए और सिर्फ कार्बन जो है कोल के पास पहुंच गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे भी वही है। अब हम पढ़ेंगे कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसके लिए भी देखो फर्स्ट लाइन यही बोल रहे हैं कि कोल इज मेनली कार्बन। तो क्यों कार्बन है, क्योंकि अब आपको मैंने समझा दिया है कि बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो कार्बोनाइजेशन के टाइम पे, उसके प्रोसेस के टाइम पे निकल गए थे, सिर्फ कार्बन रह गया था। तो इसीलिए कोल के पास क्या है, सिर्फ कार्बन ही है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas। और जब हम इसको एयर में हीट करते हैं, एयर में हीट करने का मतलब क्या है, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन होगी वो कोल के कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड बन जाएगा। हम सबको पता है कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्योंकि कोल के पास कार्बन था, कोल को हमने हीट किया एयर में, तो एटमॉस्फेरिक एयर की जो ऑक्सीजन है वो कोल के कार्बन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, और इस समय जब हम कोल को बर्न करते हैं तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और यही हीट एनर्जी तो हमको चाहिए होती है भाई। दिस कैन बी रिटन एज कार्बन प्लस ऑक्सीजन विच गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखिएगा। अब क्या है, कोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एज सच जस्ट बाय बर्निंग इट।
और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल गैस, कोक और इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली बोला जा रहा है कि कोल इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हम बोलते हैं कि हीट एनर्जी का काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो या तो हम कोल को एज इट इज़ यूज़ कर लें हीट एनर्जी की सप्लाई के लिए, या फिर बोला जाता है कि कोल को जो है ना कन्वर्ट किया जाता है उसके अदर फॉर्म्स में, जैसे कि कोल गैस में, कोक वगैरह में, है ना। तो पहले के समय, आज के टाइम पे तो नहीं, स्टीम इंजन वगैरह बंद हो गए हैं, है ना। बिजली वाले और डीजल वाले आप बोल सकते हो कि रेलगाड़ी के जो इंजन होते हैं वो चलते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे स्टीम इंजन चलते थे। स्टीम इंजन मतलब क्या कि बेसिकली वहाँ पे क्या होता था इंजन में कि कोयला रखते थे वो लोग, और कोयले को क्या करते थे, जलाते थे, है ना। कोयले को जलाने के कारण हम बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होती थी। इसी हीट एनर्जी को यूटिलाइज़ करके जो है ना पानी को गर्म किया जाता था, और पानी को गर्म करके स्टीम निकलती थी, और इसी स्टीम से इंजन जो है चलता था। भाई आज के टाइम पे आपके पास जो भी गाड़ी होगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसके लिए या तो आप पेट्रोल डालते हो या आप उसमें जो है ना डीजल वगैरह डालते हो, है ना। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल फ्यूल की तरह काम करते हैं। फ्यूल मतलब क्या? एनर्जी, है ना। फ्यूल, भाई जब कोल आप बोल सकते हो कि पेट्रोल या डीजल आपकी गाड़ी में जाता है तो होगा क्या, उस पेट्रोल और डीजल को इंजन के अंदर जलाया जाता है, जलाने से निकलती है हीट एनर्जी, और इसी हीट एनर्जी के कारण आपकी जो गाड़ी है वो चलती है। सिमिलरली स्टीम इंजन की मैं बात कर रही हूँ। जब पुराने ज़माने में जो स्टीम इंजन चलते थे उसमें कोयले को जलाया जाता था, जलाने के कारण काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी मिलती थी, और इस हीट एनर्जी से जो है पानी को गर्म किया जाता था। पानी को गर्म करने से क्या होता था, उसकी स्टीम बन जाती थी, और इसी स्टीम को यूटिलाइज़ किया जाता था इंजन को चलाने के लिए। आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि डीजल ड्रिवन या इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन इंजन्स आने लगे हैं, तो कोल का जो एक आप बोल सकते हो कि जो मेजर यूजेज है वो अब यहाँ पे आकर के रुक गया है। वरना पहले तो अगर रेलगाड़ी है, इसका मतलब क्या कि वो स्टीम ड्रिवन ही होगी, कोयले को ही जलाया जाना होगा उसमें, ठीक है। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कोल एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है। या तो आप उसको जो है ना सिंपली उसकी एनर्जी को डिराइव करने के लिए उसको आप या तो जला दो, या फिर एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए उससे, कोल से, उसको उसके वेरियस फॉर्म में, कोल तार में, कोक वगैरह में जो है ना कन्वर्ट कर लो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के ज़माने में स्टीम इंजन चलता था, आज नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोल का जो यूटिलाइजेशन है वो आज की डेट में कम हो गया है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली बनाने के लिए भी कोल का यूज़ होता है। अब आप बोलोगे कि मैम बिजली अलग है और कोल अलग है, कोल का हम कैसे यूज़ करते हैं बिजली को बनाने के लिए? तो होता क्या है कि हमारे होते हैं पावर प्लांट्स, ठीक है ना। उन पावर प्लांट्स में क्या होता है, कोल को जलाया जाता है, ठीक है ना। कोल जब जलेगा तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोल जब जलता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी जो है इवॉल्व होती है। इस हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है किस में? पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, देखो इधर पे, ये क्या है, कोल है। कोल यहाँ से लिया गया, ठीक है, और इसको जलाया गया। अब जलाने के बाद काफ़ी ज़्यादा हम बोलते हैं कि हीट एनर्जी निकली। इस हीट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, किस में यूज़ कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको पानी दिख रहा होगा, है ना। इस पानी को गर्म करने, बेसिकली यहाँ पे आपको एक बॉयलर दिख रहा होगा, है ना। इस बॉयलर में आपको ये पाइप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पाइप, है ना। इन पाइप के अंदर क्या है? इन पाइप के अंदर है पानी। इस पानी की हमको स्टीम बनानी है। अब आप खुद ही सोचो, क्या रखे हुए पानी से हम स्टीम बना सकते हैं कि हमने पानी को रूम टेम्परेचर पे रखा है और उससे जो है ना स्टीम बन गई? नहीं, पानी को हमें गर्म करना पड़ेगा, है ना। और ये थोड़ा बहुत पानी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा पानी होता है। डायग्राम में पतली सी आपको ट्यूब दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, हमको पानी को गर्म करना है ताकि उससे स्टीम बन जाए। गर्म कैसे करते हैं? तो कोल को जलाते हैं, जलाने के कारण हीट एनर्जी जो आती है, उसी हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके जो पानी है उसको गर्म करवाया जाता है बॉयलर के अंदर, फर्नेस के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, स्टीम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो स्टीम बनी है, इस स्टीम को कहाँ भेजा जाता है? टरबाइन के पास भेजा जाता है ना। टरबाइन के ऊपर स्टीम को जो है छोड़ा जाता है, जिसके कारण टरबाइन जो है वो ऐसे गोल 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 घूमने लगती है, तो उसका मैकेनिकल एक्शन होने लगता है। और इसी मैकेनिकल एक्शन से हम बोलते हैं कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी हुई है प्रोड्यूस, ठीक है ना, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है उसको फिर आगे ट्रांसमिशन लाइंस में भेज दिया जाता है। तो ये एक पावर प्लांट का क्या है, एक पूरा आप समझ सकते हो कि
प्रोसेस आपको बताई जा रही है कि कैसे पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हुई? कोयला था, कोयले को जलाया गया, हीट एनर्जी निकली। इस हीट एनर्जी को यूटिलाइज किया गया पानी को गर्म करने के लिए। कितना गर्म करने के लिए? कि ताकि उससे स्टीम बन जाए। स्टीम जो बनी है पानी को गर्म करने के बाद, उस स्टीम को टरबाइन के ऊपर डाला जाता है और टरबाइन क्या करती है? ऐसे बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमने लगती है, ठीक है ना। और जैसे ही टरबाइन गोल गोल घूमी, मैकेनिकल एक्शन हुआ, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई और इसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी। और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू आगे भेज दिया जाता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम होता है ना। टरबाइन जो होता है, टरबाइन के ऊपर जैसे टरबाइन की ना ऐसी ब्लेड्स बनी होती हैं, ठीक है, टरबाइन की ऐसी ब्लेड्स बनी होती है। तो जैसे ही स्टीम को आप इन टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर डालोगे तो टरबाइन की ब्लेड्स ऐसे घूमने लगेंगी। टरबाइन के घूमने के कारण क्या होता है? एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। इसी मैकेनिकल एनर्जी को जो ट्रांसफार्मर, बेसिकली हम बोलते हैं कि जो जनरेटर और ट्रांसफार्मर का यूज़ करके जो है इस मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, फिर इलेक्ट्रिक करंट को आगे जो है ट्रांसमिशन लाइन में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोल को हमने, एक तो पुराना ज़माना था जब हम स्टीम इंजन में यूज़ करते थे, और ये यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बिजली बनाने में भी किसका यूज़ हो रहा है? कोल का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी हम बोलते हैं कि कोल के कई सारे आप बोल सकते हो कि यूजेस होते हैं, उनको भी हम पढ़ लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। द रियल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ कोल इज़ द सोलर एनर्जी और द सन्स एनर्जी। अच्छा हाँ, अब बात ये आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि कोल हम बोलते हैं कि एक फ्यूल है क्योंकि उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो मैंने आपको ये भी लिंक समझाया कि कोल के पास ये एनर्जी कहाँ से आई है? क्योंकि डेड रिमेन्स के पास एनर्जी थी। डेड रिमेन्स के पास एनर्जी क्यों थी? क्योंकि प्लांट्स के पास एनर्जी थी। सवाल ये है कि प्लांट्स के पास ये एनर्जी कहाँ से आई? तो प्लांट्स हमारे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस जब वो करते हैं तो वो क्या करते हैं? सनलाइट को लेते हैं ना। सनलाइट मतलब क्या? सोलर एनर्जी। तो प्लांट्स बेसिकली सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उस सोलर एनर्जी को वो अपनी एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? सोलर एनर्जी से हुई है, सन की सोलर एनर्जी से हुई है। सन की सोलर एनर्जी को प्लांट्स ने जो है ना ट्रैप किया, उसको अपनी एनर्जी में कन्वर्ट किया। अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो मर गए, उनके बने डेड रिमेन्स। डेड रिमेन्स के पास आगे उनकी एनर्जी, ये डेड रिमेन्स आगे जाके बनाते हैं फॉसिल्स, या आप बोल सकते हो कि फॉसिल फ्यूल, कोल्स। तो उन कोल के पास भी क्या आ गई? एनर्जी आ गई। तो ये एनर्जी की लाइन कहाँ से चली है? सोलर एनर्जी से इसका सीक्वेंस चला है। सोलर एनर्जी आई प्लांट्स में, प्लांट से आई डेड रिमेन्स पे, डेड रिमेन्स से कहाँ आई? कोल में आ गई, ठीक है। दिस इज बिकॉज द प्लांट्स एंड द ट्रीज विच डिकम्पोज टू फॉर्म कोल grew on the earth by absorbing sunlight energy during the process of photosynthesis. फिर इसके बाद में अब यूजेस की अगर हम बात करें तो हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में जो है कोल एज अ फ्यूल यूज़ होता है। थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेट किया जाता है, जिसका मैंने आपको अभी ये पूरा फ्लो चार्ट समझाया था, उसी के बारे में यहाँ पे बात चल रही है कि थर्मल पावर प्लांट्स में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वहाँ भी कोल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। कोल इज़ यूज टू मेक कोल गैस विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल. Coal is used to make coke. Earlier, coal was used as a fuel to make steam, to run steam engine of train. Coal was also called as a source of organic chemicals. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब हम जल्दी से कोल के प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 3 ही है प्रोडक्ट्स, कोल गैस, कोल तार एंड कोक। तो बेसिकली कोल के प्रोडक्ट्स को बनवाने के लिए ना क्या करना पड़ता है? कोल को हीट करना पड़ता है, लेकिन किस में? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्यों? आपको ये वाली रिएक्शन याद है? मैंने आपको बोला था कि ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि कोल के पास क्या होता है? कार्बन ही होता है। तो कार्बन को जब आप ऑक्सीजन या के साथ आप जब उसको जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हम बोलते हैं कि हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब अगर आपको कोल से कोल के प्रोडक्ट चाहिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोल को आप जलाओगे तो उसको हीट तो करोगे, लेकिन एयर की एब्सेंस में। अगर एयर की प्रेजेंस में कर दिया तो एयर में होती है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कोल के कार्बन के साथ जाके रिएक्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगी। पूरा का पूरा जो कोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं पीछे। इसीलिए कोल के प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के दौरान कोल को जलाया जाता है, लेकिन किसमें? एयर की एब्सेंस में, ठीक है, जिसके कारण अ नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. The various useful products obtained by processing the coal by heating in the absence of air are coal gas, coal tar and coke. Coal gas, coal tar and coke are called products of coal.
These products are obtained when coal is heated in the absence of air. This is because if coal is heated in the presence of air, then the coal burns to produce mainly carbon dioxide gas and no other useful product are obtained. The strong heating of coal in the absence of air is called destructive distillation of coal. क्या बोला गया कि कोल को जब हम हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोल गैस की। तो देखो, पहले के टाइम पे जब नेचुरल गैस वगैरह नहीं होती थी ना, तो लंदन और यूएसए वगैरह में जो है ना कोल गैस को, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं ना, उनको जलाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो कोल गैस इज़ अ फ्लेमेबल गैसियस फ्यूल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अच्छा, बेसिकली जब हम कोल से कोक को बनाते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान जब हम कोल को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो एक फ्लेमेबल गैस जो है प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कोल गैस। तो कोल गैस कैसे बनी है, जब हमने कोल से कोक को बनाया, उस दौरान जब हम कोल को स्ट्रांगली एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं। कोल गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसके पास मीथेन है, हाइड्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कोल गैस का जो कॉम्पोजिशन है वो याद रखिएगा आप, मेनली क्या है, मीथेन है, हाइड्रोजन है और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। ऑल द गैसेज प्रेजेंट इन द कोल गैस कैन बर्न टू प्रोड्यूस हीट। जितनी भी गैसेज हैं कोल गैस में, है ना, इस मिक्सचर में, सभी जो है जल सकती हैं और जलने के बाद हीट प्रोड्यूस कर सकती हैं। ड्यू टू विच, इसी के कारण जो कोल गैस है वो एक एक्सीलेंट फ्यूल है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। कोल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज विच आर सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स यानी कि जहाँ पे कोल को जो है ना प्रोसेस किया जाता है, उसके नए नए जो है ना प्रोडक्ट्स बनवाए जाते हैं, वहाँ पे जो आसपास इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि कोल गैस का फॉर्मेशन कब होता है, जब हम कोल को या आप बोल सकते हो कि कोक को बनवा रहे होते हैं कोल से, उस दौरान जब हम कोल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हम बोलते हैं कि कोल गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मीथेन है, हाइड्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, और सभी गैसेस जो हैं जल के क्या बना सकती हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकती हैं। व्हेन कोल गैस बर्न्स इट प्रोड्यूसेस अ गुड अमाउंट ऑफ लाइट। ये लाइट भी प्रोड्यूस अच्छा करती जब ये जलती हैं। तो इसी के कारण बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गैस, कोल को जो है ना यूज़ किया जाता था लाइटनिंग पर्पस के लिए या इल्यूमिनेशन पर्पसेस के लिए। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन द ईयर 1810, ठीक है ना। 1810 में कोल गैस को यूज़ किया जाता था स्ट्रीट लाइट्स को जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि कोल गैस जो है एक तो फ्यूल भी बढ़िया है, एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, प्लस लाइट भी अच्छा प्रोड्यूस करती है जब ये जलती है। इट वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग इन द न्यूयॉर्क अराउंड 1820। दीज डेज हाउएवर कोल गैस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब क्योंकि नेचुरल गैस वगैरह आ गया है, एक और अच्छा ऑप्शन मिल गया है, तो इसीलिए कोल गैस को जो है लाइटनिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता, एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास क्या है, कोल तार। कोल तार हम बोलते हैं कि ब्लैक थिक लिक्विड होता है, जिसकी एक बदबूदार गंध होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वही वाली बात है, एयर की एब्सेंस में ही कोल को हीट करके बनता है कोल तार। ये एक बाय प्रोडक्ट होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोक फ्रॉम एंड कोल गैस फ्रॉम कोल। बेसिकली जब हम कोल से कोक और कोल गैस बनवा रहे होते हैं, तो उस समय बाय प्रोडक्ट बनता है कौन, कोल तार, ठीक है। ये सिंगल कंपाउंड नहीं है, इसमें करीब 200 कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिले होते हैं। द यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स जो कि कोल तार में प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, बेंजीन, टोलुइन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनॉल एंड एनिलीन, ठीक है। नैप्थलीन का आपने यूज़ देखा होगा, जो हमारे घर में कपड़े वगैरह जो होते हैं, जो अच्छे पार्टी वेयर कपड़े होते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, ये जो ठंड के कपड़े होते हैं, स्वेटर्स हो गए, जो ब्लैंकेट्स वगैरह हो गए, उनको रखते टाइम, स्टोर करते टाइम उनमें हम क्या डाल देते हैं, नैप्थलीन बॉल्स डाल देते हैं, ताकि कपड़ों के कीड़े वगैरह ना लगे, है ना। द नैप्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स इन स्टोर्ड क्लोथ्स एक्सेट्रा। ये कहाँ से मिलता है, कोल तार से ही मिलता है। द वेरियस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोल तार आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट हैज़ बोथ मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज। मेडिकली जो बेसिकली जो कोल तार होता है ना, उसको स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि सोराइसिस वगैरह, डेंड्रफ वगैरह, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोल तार इज़ यूज्ड इन मेडिकेटेड शैम्पूज, सोप एंड ऑइंटमेंट। इट डेमोन्स्ट्रेट्स
एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इच एंड एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कोल टार के पास एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी इच और एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। The compounds or products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing a large number of substances used in everyday life and industry. For example, कोल तार को जो है ना, बेसिकली कोल तार को बहुत सारे मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिसिन वगैरह को बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए, वो वाला याद है पेट्रोकेमिकल्स वाला टॉपिक है ना, प्लास्टिक, सिंथेटिक डाइज, परफ्यूम्स, पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एंड एक्सप्लोजिव्स, इन सब को बनाने के लिए कोल टार को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। कोल tar has been traditionally used for metaling the roads these days. However, bitumen, a petroleum product, is being used increasingly for metaling the road surfaces in place of coal tar. पहले के ज़माने पे बेसिकली जो कोल टार होता था उसको जो है ना यूज़ किया जाता था रोड्स को मेटल बनाने के लिए, मेटलिंग करने के लिए। मेटलिंग मतलब क्या, देखो जब रोड्स नई नई बनती है ना तो उनके ऊपर छोटी छोटी जो गिट्टी होती है उसको डाला जाता है, और गिट्टी जो है ना सेट हो जाए इसके लिए एक आप बोल सकते हो कि ग्लूई सब्सटेंस डाला जाता है, ताकि जितने भी हमने जो गिट्टी डाली है वो प्रॉपरली क्या हो जाए, सेटल हो जाए, जिसके कारण जो आपकी रोड है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है, मेटल्ड रोड हो जाती है। तो पहले के टाइम पे मेटलिंग, रोड मेटलिंग को के लिए कोल टार को जो है यूज़ किया जाता था। आजकल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट आया है बिटुमेन, उसको यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कब, जब हम अपनी बात करेंगे पेट्रोल के ऊपर। इसके अलावा लास्ट है अपना कोक। कोक हम बोलते हैं कि ग्रे कलर का होता है, हार्ड होता है, पोरस फ्यूल है, यानी कि थोड़ा सा भसभसा सा होता है, और इसका कार्बन कंटेंट हम बोलते ज़्यादा होता है। फ्यू इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसमें, और ये कैसे बनता है, कोल को जब आप हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर तब बनता है। प्रोसेस क्या कहलाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस। और जिस समय कोक का फॉर्मेशन हो रहा होता है कोल से, उसी समय कोल गैस बनती है ना, और उसी समय हम बोलते हैं कि एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं कोल टार। When coal is heated in the absence of air, then coal gas and coal tar are eliminated, इनको हटा दिया जाता है, and coke is left behind as a black residue। ठीक है, Thus coal minus volatile constituents is coke, यानी कि कोक को जब आप जलाते हो तो जितने भी volatile constituents हैं वो सब उड़ जाते हैं। कोल टार हमने हटा दिया, कोल गैस हमने हटा दी, जो बचा हुआ जो ब्लैक कलर का रेसिड्यू है उसको हम बोल देते हैं कोक। और ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। क्यों? क्योंकि देखो जब आपने कोल को जलाया है ना, कोल में तो वैसे भी हम बोल रहे हैं कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है कोल का, कार्बन ही है। तो जब आप कोल को जलाते हो तो जो भी कोल गैस बन रही है, कोल टार बन रहा है, उसको तो आप वैसे भी हटा ही रहे हो, है ना। तो हटने के बाद जो आपके पास जो चीज़ आई है वो ऑब्वियस ही बात है प्योरेस्ट फॉर्म ही होगी। तो कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इसमें 98% तक कार्बन होता है। फिर बोला गया है कि कोक इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस में जब आयरन को बनाया जाता है तो उसमें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, और साथ ही साथ एज अ फ्यूल यूज़ होता है कोक। इट इज़ कॉमनली यूज एज अ फ्यूल फॉर ब्लैक स्मिथिंग, जो हमारे लोहार होते हैं, ठीक है, वो कोक को यूज़ करते हैं कॉमनली। कोक वॉज यूज इन ऑस्ट्रेलिया इन 1960s एंड अर्ली 1970s फॉर हाउस हीटिंग। घरों को गर्म करने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ठंडी जगह है ये, तो घरों को गर्म करने के लिए कोक को यूज़ किया जाता था। सिंस स्मोक प्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ड्रिवन ऑफ ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ कोल, coke forms a desirable fuel for stoves and furnaces in which conditions are not suitable for the complete burning of bituminous coal itself। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि स्मोक प्रोड्यूस करने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हटा दिए गए हैं जब कोल से हम कोक बना रहे होते हैं। तो जो कोक फॉर्म्स अ डिज़ायरेबल फ्यूल, जिसके कारण कोक क्या हो जाता है, एक डिज़ायरेबल फ्यूल हो जाता है। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप अपने घरों में स्टोव में फर्नेसेस वगैरह में आप किसी फ्यूल को यूज़ कर रहे हो और वो फ्यूल क्या कर रहा है, जलने के बाद बहुत ज़्यादा ही धुआं दे रहा है, तो क्या ऐसी धुआंधार फ्यूल को आप पसंद करोगे यूज़ करना? नहीं ना। तो कोक के लिए बोला जा रहा है कि जिस समय कोल से कोक को बनाया जा रहा होता है, जिसको हम कोकिंग की प्रोसेस भी कहते हैं, है ना, तो उस समय जितने भी गैस प्रोड्यूस करने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उनको हटा दिया जाता है, जिसके कारण जो कोक है वो कैसा रहता है,
forms a desirable fuel for stoves and furnaces in which conditions are not suitable for the complete burning of bituminous coal itself. Coke may be combusted producing little or no smoke, while the bituminous coal would produce much smoke. यानी कि अगर आप स्टोव्स या फर्नेसेस वगैरह में कोल को एक तरफ यूज़ कर रहे हो और दूसरी तरफ अगर आप कोक को यूज़ कर रहे हो तो कोक यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं या थोड़ी बहुत गैस हम बोलते हैं कि प्रोड्यूस करेगा, स्मोक प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो कोल है जब वो जलेगा तो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि स्मोक प्रोड्यूस होगा. कोक वॉज वाइडली यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कोल इन डोमेस्टिक हीटिंग. तो घरों में जब हीटिंग की प्रोसेस होती है उसके लिए अब कोल को नहीं, अब उसके सब्सटीट्यूट कोक को यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही. आज के सेशन में हमने कोल के बारे में पढ़ा, कोल क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, कैसे इतनी वियर्ड लोकेशंस पे अर्थ सरफेस के 1000 फीट नीचे जो है ना कोल पाया जाता है, क्यों ये एक फॉसिल फ्यूल है, कैसे कैसे ये फॉर्म होता है, इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट्स बनते हैं. बेसिकली कोल से हम कोक को बना रहे होते हैं, तो उसी दौरान कोल गैस भी बनती है और कोल टार भी बनता है. तो कोल गैस को भी हम यूटिलाइज़ करते हैं और कोल तार को भी यूटिलाइज़ करते हैं, और जो कोक बना है फिर वो तो है ही बढ़िया. तो ये सारी बातें हमने आज के सेशन में करी हैं और इस सेशन में पूरा का पूरा जो कोल का टॉपिक है फॉसिल फ्यूल का वो हमने कवर कर लिया है. अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड. साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल. सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.